एक दिन सुबह-सुबह मैं जब उठा तो मैंने अपने फ़ोन में देखा तो मेरा एक नोटिफ़िकेशन आया हुआ था हैरी भाई की तरफ से। हैरी भाई ने एक नया वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने थंडर क्लाइंट के बारे में बताया था। तो मैं सुन के बड़ा अजीब लगा कि ये थंडर क्लाइंट ये क्या होता होगा? तो मैंने जैसे ही उस वीडियो को प्ले किया और थंडर क्लाइंट के बारे में जानने लगा, तो मुझे तो वो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और थंडर क्लाइंट जिन्होंने बनाया है उनको बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि इससे पहले मैं पोस्टमैन यूज़ करता था थंडर क्लाइंट की जगह क्योंकि हमें थंडर क्लाइंट के बारे में पता ही नहीं था। तो पोस्टमैन में मुझे काफ़ी दिक्कत आती थी क्योंकि उसका जो यूज़र इंटरफ़ेस है उसमें मुझे काफ़ी दिक्कत आती थी। जिसके बाद मैंने उस वीडियो को पूरा देखा और फिर जाके मैंने थंडर क्लाइंट को यूज़ करना स्टार्ट किया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि थंडर क्लाइंट क्या होता है और आपको भी थंडर क्लाइंट का यूज़ क्यों करना चाहिए और आपको पोस्टमैन तो बाय-बाय ज़रूर कर देना चाहिए क्योंकि थंडर क्लाइंट में वो सारी चीज़ें अवेलेबल है जो पोस्टमैन में है और आप ज पोस्टमैन में जो भी काम करते हैं, उसको करने के लिए आपको अलग से पोस्टमैन को खोल के रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप वीएस कोड एडिटर का यूज़ करते हैं, तो वीएस कोड के अंदर ही आप एपीआई को कॉल कर सकते हैं, आप एपीआई को बना सकते हैं थंडर क्लाइंट की मदद से। अब देखो थंडर क्लाइंट क्या होता है? थंडर क्लाइंट जो है एक एपीआई को कॉल करने का एक फंक्शनैलिटी जो कि वीएस कोड ने बनाया है, वीएस कोड के अंदर ही आपको मिल जाता है जिसके द्वारा आप जिस तरीके से पोस्टमैन में एपीआई बनाते थे, एपीआई को कॉल करते थे, आप थंडर क्लाइंट में भी उसी तरीके से कर पाएँगे। अब इसको लाइव करके देखते हैं तभी ना पता चल जाएगा। अब देखो थंडर क्लाइंट को यूज़ करने के लिए आपको सिंपली इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे थंडर क्लाइंट सर्च कर तो ये जो आपको दिख रहा होगा थंडर क्लाइंट का जो ये वाला नाम है आप इसको ही इंस्टॉल करना है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आपके कंडीशन में यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इसको सिंपली क्लिक करके इंस्टॉल जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का एक आइकन बन जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई देगा। मैंने इतने सारे कलेक्शंस बनाए हुए हैं। अब कलेक्शन क्या होता है? जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेंगे? आप एपीआईज़ बनाएँगे, बहुत सारे एपीआई बनाएँगे। जैसे मेरी कंडीशन में मैंने इतने सारे एपीआई बनाए हैं। अब इन एपीआई को एक फ़ोल्डर के अंदर डालना चाहिए मुझे, ताकि मैं इन फ्यूचर जब भी खोलूँ उसको, तो उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जाके मैं खोल पाऊँ। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग-अलग मैंने कलेक्शंस बनाए। अगर आपको नया कलेक्शन बनाना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे न्यू कलेक्शन पे क्लिक करके टेस्ट नाम से मैंने मान लिया एक कलेक्शन बना लिया, ठीक है? अब इस कलेक्शन के अंदर मैं जितने भी एपीआई चाहे वो बना सकता हूँ और बाद में इसका फ़ायदा क्या होने वाला है देखो, जैसे आप एक इसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं और आपके पास एक दूसरा सिस्टम भी है जिसके अंदर आपको इस वाले प्रोजेक्ट को वहाँ पे मतलब सिंक हो रहा है और आप चाहते हैं कि मैं जो एपीआई यहाँ पे बनाया हूँ ना, उसको दोबारा मुझे बनाना ना पड़े। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आप एसक्यूएल डेटाबेस का यूज़ करते हैं या फिर कोई भी डेटाबेस जब आप यूज़ करते हैं, तो डेटाबेस को आप क्या करते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप दूसरे सिस्टम में जाके उस डेटाबेस को इम्पोर्ट करते हैं तो वो सारा डेटा उसमें इम्पोर्ट हो जाता है, आपको वो दिखाई देता है। ठीक उसी तरीके से जब भी आप एक सिस्टम पे एपीआई बनाएँगे और एपीआई बनाने के बाद आपको अगर वो दूसरे सिस्टम में भी चाहिए होगा, तो आप क्या करेंगे? आपको सिंपली इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इम्पोर्ट का ऑप्शन एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। एक्सपोर्ट करते ही ये फ़ाइल मेरे को डाउनलोड करके दे देगा। जैसे मेरे कंडीशन में मैंने इसे मान लो नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे किया, तो ये मेरा जो फ़ाइल है वो डाउनलोड हो गया है। अब इस फ़ाइल को यहाँ पे मैं गया और कहाँ पे ऐप के अंदर ये देखो मुझे ये वाला फ़ाइल मिल गया है। अब इस फ़ाइल को मैं क्या कर सकता हूँ, किसी दूसरे सिस्टम में ले जाके इम्पोर्ट करा सकता हूँ। इम्पोर्ट कैसे होगा वो देख लेते हैं। अब सिंपली मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो उस फ़ाइल को जैसे हम चूज़ करेंगे, चूज़ करने के बाद वो फ़ाइल मेरा यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है हमारे थंडर क्लाइंट में और बहुत ही अच्छा यूज़र इंटरफ़ेस है ये देखो यहाँ पे, आपको समझ में बड़ी आसानी से आ जाएगा। अब सारी चीज़ें तो समझ लिया ये मतलब कैसे करते हैं, लेकिन अब एक टेस्ट करके देखते हैं कि क्या थंडर क्लाइंट काम भी करता है या फिर सिर्फ़ हवाबाज़ी है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट के लिए मान लिया मैंने एक बनाया यहाँ पे टेस्ट नाम से, यहाँ पे मैं एक न्यू रिक्वेस्ट बनाता हूँ। ये मैंने एक नया रिक्वेस्ट इसको मैं फेच नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा पूरा एपीआई का इंटरफ़ेस आ गया है, यहाँ पे मैं एपीआई का यूआरएल डालूँगा और अगर कुछ हेडर हमें है तो वो डालूँगा, यहाँ पे मेथड सेलेक्ट करूँगा
और मेरा जो सारा डेटा है अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, मान लिया मैं एक वेबसाइट पे गया इंसाफ 99, ठीक है? इस वाले वेबसाइट का सारा जो कंटेंट है वो मुझे चाहिए। अब वो मैं कैसे ले सकता हूँ वो एक बार देख लेते हैं। जैसे एक वेबसाइट है तो मैं इसका यूआरएल कॉपी करूँगा और यूआरएल कॉपी करने के बाद यहाँ पे मेथड मुझे गेट रखना है। अब गेट मेथड के बाद यहाँ पे वो यूआरएल पेस्ट कर देना है, ठीक है? मैंने यूआरएल पेस्ट कर दिया, मेरा कोई हेडर नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट हेडर होता है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें और सिंपली आपको सेंड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अगर कोई भी एरर नहीं होता है तो रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब रिस्पॉन्स में क्या आने वाला है वो देख लेते हैं एक बार इसको आने तो देते हैं फिर जाके देखते हैं। ये देखो, आ गया है सारा रिस्पॉन्स। अब ये जो डेटा आया है ये क्या है? ये बेसिकली ये जो हमने वेबसाइट ओपन किया है, इस वेबसाइट के इस वाले पेज पे, यानी ये कौन सा पेज होगा? होम पेज होगा, यानी पहला पेज होगा, इंडेक्स पेज होगा। इस वाले पेज में जितना भी आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ना, ये सारी चीज़ें इसमें आ गया है। इस वाले कोड में ये जो कोड आपको दिख रहा है इसमें आ गया है। अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल ए दबाया, सारा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी किया। अब मैं क्या करूँगा, एक अलग से फ़ोल्डर बनाऊँगा। यहाँ पे इसी पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। न्यू पे क्लिक करके एक फ़ोल्डर बना लिया। अब इस फ़ोल्डर का नाम मैं रखता हूँ थंडर टेस्ट। अब इसके अंदर मैं वीएस कोड में इसको खोल लूँगा और जो मैंने कोड कॉपी किया था उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या मैंने जो कोड कॉपी किया है, मैंने थंडर क्लाइंट का यूज़ किया है और उसके अंदर मैंने जो भी कोड कॉपी किया है वो एक्चुअल में वर्क करता है या नहीं। मेरा थंडर क्लाइंट एक्चुअल में वर्क करता है या नहीं वो टेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं index.html नाम से एक फ़ाइल बना लिया और इसके अंदर सारा कोड मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है? ये सारा कोड मेरा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब क्या करूँगा मैं? अब सिंपली मैंने जो यहाँ पे ये जो फ़ाइल बनाया है, इस फ़ाइल को मैं रन करने वाला हूँ। तो डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये क्रोम में रन हो जाएगा और क्रोम में रन होने के बाद ये मेरे लोकल सिस्टम में है। सारा जो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा इन्फॉर्मेशन, ये मैंने क्या किया, ये जो इंसाफ 99 जो वेबसाइट थी, इसके सारे कंटेंट को मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। किसकी मदद से? थंडर क्लाइंट की मदद से। यानी ये थंडर क्लाइंट जो है एक्चुअल में मेरा काम कर रहा है। तो इससे एक ये तो पता चल जाता है किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को अगर हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम एपीआई की मदद से जो भी हमारा एपीआई होगा, ये पोस्टमैन भी काम करता है, थंडर क्लाइंट भी करता है। तो मैं बेसिकली आपको प्रेफर यही करने वाला हूँ कि अगर आप वीएस कोड का यूज़ करते हैं तो आपको थंडर क्लाइंट ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक ही टर्मिनल के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक अलग से सॉफ्टवेयर खोल के आपको नहीं बैठना पड़ता है और आपका जो सिस्टम है वो भी फास्ट काम करने लगेगा, क्योंकि एक अलग जो सॉफ्टवेयर है वो आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ रहा है, उसका स्पेस नहीं जा रहा है, उसका रन टाइम भी नहीं जा रहा है। तो आपको ये बहुत ही अच्छा फीचर भी देता है। अब इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें अलग-अलग एपीआई बना सकते हैं। अब एक नया बनाना है तो मैं सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर कर सकता हूँ। अगर मेरे कंडीशन में क्या कर सकता हूँ, जैसे कि एक टेस्ट नाम से फ़ोल्डर है, इसके अंदर एक और फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, फ़ोल्डर पे क्लिक करके नया फ़ोल्डर बना सकता हूँ और यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके एक नया रिक्वेस्ट मैं जनरेट कर सकता हूँ। जैसे लॉगिन, लॉगिन नाम से मैंने एक क्या बना लिया, एक नया एक नया रिक्वेस्ट मैंने सेंड कर दिया। अब सेंड करने के बाद नया रिक्वेस्ट का मेरा पूरा पैनल बन के आ गया। अब यहाँ पे मैं मेथड सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे उस पर्टिकुलर एपीआई का यूआरएल दूंगा और अगर सब कुछ सही रहता है तो मेरा यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा, जिससे मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि क्या ये एपीआई मेरा वर्क करता है या नहीं। तो आई थिंक आपको तो अच्छे से समझ पे आया होगा कि थंडर क्लाइंट क्या होता है, इसका यूज़ कैसे करना है और आप जैसे इसका यूज़ करेंगे, जैसे-जैसे इस पे काम करते जाएँगे और भी चीज़ें सीखते जाएँगे, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं इसको जब से काम कर रहा हूँ, करते-करते सीख रहा हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी है जो कि मैं सीख रहा हूँ। सीखते-सीखते सीख जाऊँगा तो मैं भी आपके साथ इसको डिस्कस ज़रूर करूँगा और अगर आप कुछ नया सीखते हैं इस वीडियो में तो वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर बताएँ और अगर आप नए हैं,
अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है, ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियोज़ आए वो आप तक पहुँच सके। और अगर आप प्रोजेक्ट बनाने में इंटरेस्टेड है, यानी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आपको प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आप प्रोजेक्ट ज़रूर बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको यहाँ पे सीएसएस के प्रोजेक्ट मिल जाएँगे और अलग-अलग तरीके से, जैसे मैंने चैट जीपीटी का भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिसको भी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले प्लेलिस्ट में आके आप उसको देख सकते हैं। बहुत तरीके के अलग-अलग मैंने यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे क्यूआर कोड कैसे जनरेट करना है उसके लिए अलग से प्रोजेक्ट बनाया है। चैट जीपीटी का जो एप्लीकेशन है उसको कैसे बनाना है, एकदम पूरा चैट जीपीटी की तरह वर्क करेगा, वो भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद वीडियो कॉलिंग फीचर कैसे ऐड होता है हमारे सिस्टम में, वो भी मैंने बताया हुआ है। यानी आप एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो कॉलिंग के जो फीचर है उसको ऐड करूँगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। ज़ूम मीटिंग का जो वीडियो कॉल का जो फीचर है वो आप अपने वेबसाइट में ही कर सकते हैं। जो मीटिंग का लिंक होता है अपने वेबसाइट के थ्रू ही क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक वेदर एप्लीकेशन, यानी इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी पर्टिकुलर जगह का जैसे नाम एंटर करेंगे तो आपके सामने उसका वेदर आ जाएगा। ये भी मैंने करवाया हुआ है और इसका सारा जो सोर्स कोड है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपका कोई सुझाव होता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है वो भी हमें बताएँ, ताकि हम उसमें सुधार कर पाएँ और आपके लिए एक अच्छा वीडियो भी लेके आ पाएँ, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। क्योंकि समझना सबसे ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को करने से पहले। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, इतना ज़रूर हमें कमेंट में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू next time. Till then, keep learning and keep smiling.